आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे युवाओं का प्रशिक्षण हो, चाहे युवाओं को आगे लाने की बात हो, चाहे युवाओं के लिए स्टार्टअप्स हो, और चाहे भारत को स्वावलंबन बनाने के लिए कोई भी कदम उठाना हो, हम गौरव के साथ आज कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, और युवा उसमें अपना पूरा योगदान कर रहे हैं। मित्रों, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, भारत सरकार में मुझे रहने का मौका मिला है। पूरे 5 साल मैं भारत सरकार में रहा हूं। एक जमाना था जब एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता था दिल्ली में। अटल जी ने 6 मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले, और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़े हो रहे हैं। 23। अगर मैं बात करूं तो एक जमाने में 387 मेडिकल कॉलेज होते थे, और आज मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में यह संख्या 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज की हो गई है। यह भी हमको ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जहां हमारे मेडिकल की सीट्स 30,000 हुआ करती थी, आज हमारी मेडिकल की सीट्स 80,000 क्रॉस कर रही है। हर साल 80,000 से ज्यादा बच्चे बनते हैं। अगर मैं बात करूं IIT की तो 16 IIT होते थी, आज 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसमें विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। अगर मैं IIM की बात करूं तो आज 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खड़े हुए हैं। और अगर मैं विश्वविद्यालयों की बात करूं, क्योंकि ये युवा दिवस है, तो 723 विश्वविद्यालय से बढ़कर अब 1050 विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हुए हैं जो काम कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं नारा सुन रहा था, मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा बहुत सही है। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो बदलता भारत है, आगे बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, नई शिक्षा नीति भी थी। कभी किसी ने सोचा था कि बंगाली में उत्तर देकर के कोई डॉक्टर बनेगा? कभी किसी ने सोचा था कि असमिया भाषा में वो मेडिकल का डॉक्टर की परीक्षा देगा? कभी किसी ने सोचा था कि हम लोकल भाषा में अपनी पढ़ाई कर सकेंगे? लेकिन मोदी जी ने भारत को इंडिया से निकालकर भारत पहुंचा दिया है, भारत की तरफ आगे बढ़ाया है। यह भी समझना चाहिए। अब भारतीय भाषाओं में साधारण बच्चा पढ़ाई करके कंपटीशन देकर के आगे बढ़ सकता है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, मैं आ रहा था, मुझे मानिसा जी ने दिखाया वो विक्टोरिया के जमाने का हॉस्पिटल। ये सामने उसकी बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं। ये सारी बिल्डिंगें पिछले 5-6 सालों में खड़ी हुई है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, नए नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए बिल्डिंग, ये सब देने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर मैं स्किल इंडिया की बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज भारत का लगभग 1.5 करोड़ युवा अब स्किल्ड लेबर हो गया है, और स्किल दृष्टि से वो आगे बढ़ रहा है। यह भी हमको ध्यान रखना है। और अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो एक समय में त्रिपुरा अभावग्रस्त था। एक समय में त्रिपुरा अभाव से, हर चीज से वंचित था। आज हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा समृद्ध त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ चला है, और उसको बढ़ाने का काम चल रहा है। एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा, सुशासित त्रिपुरा, ये लक्ष्य लेकर के हम चले, और डबल इंजन की सरकार में यह काम बहुत अच्छे से हो रहा है। आज जिस जन विश्वास यात्रा में आप यहां समारोह में आए, 5 तारीख को भारत के गृह मंत्री ने इसकी शुरुआत की थी, और मुझे खुशी है कि 200 से ज्यादा जनसभाएं हुई है,
मित्रों, मैं आपकी तालियों की आवाज से पहचान लेता हूं कि आपने तय कर लिया है एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये आपने तय कर लिया और इसलिए आप उस ओर अपने आप को अग्रसर करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मित्रों, मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं। आज हम आपको जानकर खुशी हो, ये कोरोना का संकट आया, ये यूक्रेन का युद्ध आया, ये पावर सप्लाई की चेन व्याधित हुई, बाधा पहुंची इसमें। इसके बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मुसीबत में भी तीव्र गति से आगे बढ़ती चली और आपको जानकर खुशी होगी कि जिन अंग्रेजों ने, ब्रिटानिया ने भारत को 200 साल तक राज किया, उस ब्रिटानिया को पछाड़ते हुए भारत आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल फाइबर की, गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा रहा है। यह इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के जमाने की बात अगर मैं करूं तो 2014 में ऑप्टिकल फाइबर 340 किलोमीटर बिछा था। आज भारत में 2,80,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है और गांव-गांव में, पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की व्यवस्था किया है। एक नया आयाम, एक नई सोच देश को आगे बढ़ाने के लिए नए कीर्तिमान कर रहे हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत 2014 में 92%, 92% मोबाइल बाहर से इंपोर्ट करता था, बाहर से लाता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत मोबाइल बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है और 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। यह है मोदी जी का बदलता भारत, जिसको हमको समझना है। अगर मैं बात करूं स्टील की, तो इस्पात में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, तो भारत अब तीसरे नंबर पर खड़ा है। हमसे आगे सिर्फ 2 देश रह गए हैं, अमेरिका और चाइना। हम जापान को भी पछाड़कर भारत ऑटोमोबाइल में भी सबसे आगे खड़ा हो गया है। यह भी हमको समझना होगा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि दवाई के दृष्टि से सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा बनाने की फार्मेसी भारत बन गई है और दुनिया में प्रगतिशील देशों को सस्ती दवा देने में भारत आगे बढ़ा है और उसके साथ साथ 138% हमारा बाहर का व्यापार बढ़ गया है। अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो हमारा 106% एक्सपोर्ट बढ़ गया है। और अगर मैं डिफेंस की बात करूं, ये इसलिए मैं डिफेंस की बात करता हूं कि कांग्रेस के रजीम में, यूपीए की सरकार में पनडुब्बी में भी भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर में भी भ्रष्टाचार, हवाई जहाज में भी भ्रष्टाचार, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी भ्रष्टाचार। लेकिन आज भारत दुनिया में डिफेंस के एक्सपोर्ट में 364% आगे बढ़ गया है। अब हम देने वाले भारत हो गए, ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए आपसे मैं कोविड की चर्चा जरूर करूंगा। आपके सामने टेलीविजन पर आजकल चाइना की तस्वीरें आ रही और मैं यहां भी देख रहा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। ये भारत की तस्वीर ये संभव हुई है तो मोदी जी ने 220 करोड़ टीकाकरण, डबल डोज, साथ में बूस्टर लगाकर सुरक्षा कवच मुफ्त में पहनाया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। आज अमेरिका में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, आज यूरोप में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है। हमसे समृद्ध देश होने के बावजूद भी कोरोना का संकट उनके ऊपर गहराया रहता है, लेकिन भारत आज 220 करोड़ टीकाकरण करके और वह बूस्टर डोज लगा करके वो सक्षम तरीके से खड़ा है।
ये फर्क है। और आपको जानकर खुशी होगी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 साल लगे। इस देश में टेटनस की दवा को राष्ट्रीय प्रोग्राम बनने में 28 साल लगे। इस देश में चेचक की दवा को आने में 30 साल लगे। इस देश में, अपने देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लगे। 1906 में दवा जापान में बन गई थी और 2006 में भारत में आई। इस देश में पोलियो की दवा को प्रोग्राम बनने में 28 साल लग गए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया था, मोदी जी ने टास्क फोर्स 20 अप्रैल को बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नहीं 2 टीके बना करके दिए। ये भी हमको ध्यान रखना। और मित्रों, हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को मुफ्त में, अब 100 देशों को टीका पहुंचाया है, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत अब देने वाला हो गया है, दुनिया को देने वाला हो गया है। यह भी हमको समझना है। और इसलिए जब मैं कोरोना की बात करता हूं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से विकास करें। मित्रों, यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे आदिवासी भाई, हमारे युवा साथी, हमारा किसान भाई, हमारी महिलाएं, सबके लिए काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है और नीतियों ने किया है। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, स्वच्छता अभियान, शौचालय, ये सारी चीजों ने महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर के खड़ा किया है। महिला शक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, आज मैं जाने वाला हूं एक बॉर्डर के स्थान पर, उस गांव का नाम मैं भूल गया, लौंकामुरा, उस गांव में मैं जाने वाला हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में बैठ करके वहां जलपान करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनको जानने की कोशिश करूंगा। कभी सोचा था कि बॉर्डर की जिले में ही होगा? कभी सोचा था कि उनकी तस्वीर बदलेगी? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आया करता था और कहता था, नड्डा जी आपको खुशखबरी देनी है। मैं बोलता था, क्या है खुशखबरी? बोला, 2 पंचायतों में आपको एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए इसको मैं किसको दूं? तो मैं कहता था, यार मेरे यहाँ 1 अनार 100 बीमार, तू ही रख ले इसको, जिसको देना तू दे दे, हमको नहीं। आज मोदी जी के नेतृत्व में 3 करोड़ 7 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन करके तैयार है। मैं जब पहली बार एमएलए बना था तो मेरे यहाँ 95% गांव बगैर सड़क के थे, 95। और जब मैं बोलता था तो मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलता था, सर आपको 50 लाख रुपए आए हैं, 100 सड़कें हैं आपकी, कहां कहां डालूं? मैंने कहा, जहां मर्जी वहां डाल दे, बढ़ना कुछ नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। नीतियों का अंतर देखो, नीतियों का अंतर देखो। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई, एक सड़क पर 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ पैसे आए और 5 साल के अंदर 85% मेरी कंस्टिट्यूएंसी का सारी सड़कें ऑल वेदर रोड से बन करके तैयार हो गए। ये नेतृत्व होता है। ये 10 साल यूपीए की सरकार आई, फिर काम ठप, फिर काम ठप, वही गाँव, वही कमीशन, वही टोलाबाजी, वही समस्या, ये सब खड़ी है। फिर से 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई। आज लाखों गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है और मुझे खुशी है कि त्रिपुरा में भी 4700 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांवों को जोड़ा जा रहा है। यह परिवर्तन है। उसी तरीके से स्कॉलरशिप हमारी डबल हो गई। एमएसपी के प्रोडक्ट्स यहां त्रिपुरा में, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ट्राइबल भाइयों के लिए 8 से 10%
भाइयों को दे रही है। और उसी तरीके से वन धन केंद्र में 50,000 हमारे ट्राइबल एरिया के वन धन केंद्र हैं, जिन्होंने 9 लाख ट्राइबल्स को एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। जनजाति गौरव दिवस के तहत ट्राइबल्स के लिए 15 नवंबर को तारीख तय की गई है और वो गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हमारे आदिवासी भाई ने काम किया, उनके लिए म्यूजियम बनाने का काम किया जाए। इसलिए मित्रों, अगर मैं गांव की बात करूं, गरीब की बात करूं, आज भारत में अति गरीबी IMF के अनुसार 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम हो गई है। मालूम है क्यों? क्योंकि मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में देने का काम किया है। इसलिए हमारी गरीबी नीचे आ गई। अगर मैं स्वच्छता अभियान की बात करूं, 11 करोड़ 80 लाख लोगों की स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बना है। आप लोग तो शहर में रहते हैं, मैं तो गांव से आया हूं। मेरे को मालूम है कि एक समय में गांव में हमारी बहनें सूर्योदय से पहले अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाती थी और सूर्यास्त का इंतजार करती थी ताकि वो अपना दैनिक नित्यक्रम जा सके, और झुंड के झुंड एक साथ महिलाएं जाती थी। आज 11 करोड़ 80 लाख बहनों को इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसी तरीके से 11 करोड़ 78 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने में 2-2 हजार। और एक समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे पता नहीं किस हाथ में रह जाते हैं। और आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं, एक बटन को क्लिक करते हैं, 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है। यह हो जाता है इस प्रोसेस। इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए और भारत के बदलती तस्वीर को देखा जाए तो हमारे सामने ये सारी चीजें आती हैं। मैं यहां ये भी कहूंगा, मुझे कहा गया मानिक जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हीरा हमारी योजना है, इसलिए मानिक की मुलाकात हीरा से होगी। हीरा क्या है? हीरा है H फॉर हाईवेज, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज एंड A फॉर एयरवेज। ये हमारी कनेक्टिविटी का रास्ता है, ये हमारे विकास का रास्ता है। और इसीलिए हम विकास की दृष्टि से आज बताइए, अगरतला रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? उस पर काम चला है कि नहीं चला? आप बताइए, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही? आप बताइए, नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एक समय में आपके पास एक नेशनल हाईवे था, आज आपके पास 7 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। 7 नेशनल हाईवे पर आप बताइए, अब राजधानी एक्सप्रेस सीधे यहां से गुवाहाटी होते हुए दिल्ली जाती है। आप बताइए, जनशताब्दी चली कि नहीं चली? आप बताइए, रेल कनेक्टिविटी बनी कि नहीं बनी? आप बताइए कि हर दृष्टि से विकास का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, लंबे समय से ब्रू रियांग का मामला लटका हुआ था कि नहीं लटका हुआ? आप बताइए, हमारे सभी भाइयों को पीसफुली सेटल किया गया कि नहीं किया गया? ब्रू रियांग का समझौता हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए विकास की नई कहानी आज त्रिपुरा लिख रहा है, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं यहां ये भी कहूंगा, देखो अभी कुछ देर बाद यहां अंधेरा हो जाए, अगर अंधेरे को ध्यान में रखकर उजाले का मार्ग तो नहीं समझोगे तो राजनीति में हमेशा नुकसान में रहोगे। आपको अगर बीजेपी को याद करना है तो बीजेपी के साथ साथ CPM की सरकार के भी दिन भी याद रखो। वो याद रखो, CPM की सरकार मतलब बलात्कार, CPM की सरकार मतलब बंद, CPM की सरकार मतलब हड़ताल, CPM की सरकार मतलब नारेबाजी, CPM की सरकार यानी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय से लेवी लेना, CPM की सरकार मतलब महीना चंदा इकट्ठा करना, CPM की सरकार इसका मतलब राजनीतिक दृष्टि से लोगों को समाप्त करना, CPM की सरकार इसका मतलब घर में घुसकर अपने विरोधियों की जीवन लीला समाप्त करना। यह होती है CPM की सरकार। और बीजेपी की सरकार मतलब हाईवे, बीजेपी की सरकार मतलब इंटरनेट,
आपसे ये बताना चाहता हूं, कम्युनिस्टों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुर्दशा क्या थी? आप बताइए, आगजनी होती थी कि नहीं होती थी? सीपीएम के कार्यकर्ता आगजनी करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? अपने विरोधियों की जान लेते थे कि नहीं लेते थे? मैं खुशी के साथ और दावे के साथ ये कह सकता हूं, जब से विप्लव देव और बाद में मानिक शाह की सरकार आई है, एक भी पॉलिटिकल मर्डर त्रिपुरा की धरती पर नहीं हुआ है। ये मैं कहता हूं, एक भी पॉलिटिकल। आपको इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता, आज आपका इलाज प्रदेश में। अगर मैं बात करूं तो कम्युनिस्ट के जमाने में टी गार्डन्स के लोगों की हालत खराब थी। आज टी गार्डन्स के दृष्टि से देखा जाए तो मानिक शाह की सरकार ने दुगनी उनकी चिंता की है और उनकी आमदनी को भी दुगना करने का काम किया है। आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि एक नेशनल हाईवे से हम 7 नेशनल हाईवे से पहुंच गए। आज वर्क कल्चर वापस आ गया है और वर्क कल्चर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। कम्युनिस्टों के दौरान रेगा, जिसको जो मनरेगा होती थी, उस मनरेगा में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। सारे लोग अफसर से लेकर के कर्मचारी से लेकर साधारण व्यक्ति भ्रष्टाचार में ही होता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया है। अब मनरेगा का पैसा सीधा उस किसान के खाते में जाता है, उस गरीब व्यक्ति के खाते में जाता है और बीच में से बिचौलिया गायब। इसलिए अगर मैं विकास की कहानी कहूं और पीडीएस की बात करूं तो कम्युनिस्टों के जमाने में सिर्फ चावल मिलता था, आटा मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था और नमक मिलता था। आज मानिक शाह की सरकार में और पहले विप्लव देव की सरकार में पीडीएस में आपको चीनी भी मिलता है, मसूर दाल भी मिलती है, चाय भी मिलती है, सोयाबीन भी मिलता है, चावल भी मिलता है, आटा भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, नमक भी मिलता है और आने वाले समय में सरसों का तेल भी मिलेगा और मसाले भी मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। ये बदलता त्रिपुरा, ये बदलता। आज विकास की नई कहानी लिखी जाती। ये जन विश्वास यात्रा में ऐसे नहीं आए। आप बताइए, कोई भी कम्युनिस्ट नेता या कांग्रेस नेता इतनी देर खड़ा होकर अपनी सरकार के कारनामे गिना सकता है क्या? गिना सकता है क्या? गिना सकता है क्या? ये गिना सकते हैं भ्रष्टाचार, कमीशन, स्कैंडल, भ्रष्टाचार के नए नमूने। इसमें ये ट्यूशन भी दे सकते हैं आप, महारत हासिल है, यही धंधा है इनका। आप बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सरकार में आने देना है क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपको अपील करने आया हूं कि अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे को पहचान के रखो, और अगर उजाले का मजा लेना है तो याद रखो कि भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के आओ और अंधेरे को वहीं बैठाए रखो, इसकी चिंता करो। और इसीलिए मैं अंत में आपको एक ही निवेदन करने आया हूं, कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को आराम दो और यहां बैठे लोगों को काम दो। इनसे काम करो और उनको आराम दो। उनको बोलो आपको दवाई घर बैठे मिल जाएगी, ये मोदी जी की राज है। यहां सेवा होती है, डोर डिलीवरी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको वैसे भी आप बेरोजगार हो गए, मन भी आपका ठीक नहीं लगता होगा, दवाई की जरूरत तो पड़ती होगी। मैं तो दवा भी देता हूं आपको, दुआ भी देता हूं। आप रहिए जहां है वहां खुश रहिए, आप आराम कीजिए और ये काम करें। क्यों? इसलिए नहीं कि इन्होंने कुर्सी पर बैठना है, इसलिए कि इन्होंने कुर्सी के माध्यम से त्रिपुरा की जनता की तस्वीर और तकदीर बदलनी है, सेवा के भाव से काम करना। बताइए, आप साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता